Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Social Teacher. Today we will do chapter number 9 of history 50 years of independence of India. तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से 15 अगस्त 1947 में मिली थी. हमें पता है इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं. इंडियंस को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी, बहुत सालों तक स्ट्रगल करनी पड़ी थी इंडिपेंडेंस लेने के लिए. जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कंट्री में 190 ईयर्स तक उन्होंने कंट्रोल किया था. उसके बाद जाकर हमें कहीं इंडिपेंडेंस मिली थी. और ऐसे ही हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी. जितने भी हमारे देश के पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, जितने भी लोग हमारी कंट्री के थे, उन सबको अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा था इस इंडिपेंडेंस के लिए. आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अब इंडिपेंडेंस तो हम सबको मिल गई, लेकिन उसके बाद भी हमारी कंट्री में हुआ कम्युनल डिवीजन. कम्युनल डिवीजन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. धर्म के बेसिस पे जब सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है उसे बोला जाता है कम्युनल डिवीजन. ये हमारी कंट्री में कौन लेकर आया? जिन्ना. पहले जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो लेकर आए थे एक ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, मतलब सब डिवाइड करो फिर रूल करो. तो ऐसे ही जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी लेकर आए इसके बेसिस पे. इनका मतलब था कि हमें अपने नेशन को, मतलब हमें अलग से एक देश चाहिए, हमें इंडिया से अलग करो मुस्लिम्स को. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे इंडिया का क्या हो गया था? पार्टीशन हो गया था. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पार्टीशन ऑफ कंट्री. तो फर्स्ट पॉइंट है पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो पार्टीशन जब हमारे इंडिया का हुआ तो इससे क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. इंडिया से हटकर क्या बन गया? एक पाकिस्तान बन गया. एंड द रीजन्स मर्ज इनटू पाकिस्तान. पाकिस्तान में कौन कौन से रीजन्स आए? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था वो, जैसे कि वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और एक ईस्ट में आपका जो बंगाल था. ये सारी जगहें मिलकर पाकिस्तान बन गई. ठीक है, ओके. अब जब ये आपका पार्टीशन हो रहा था, तो पार्टीशन ऐसे बहुत इजीली तो हुआ नहीं होगा. इस टाइम पे बहुत वॉयलेंस हुआ था. इसकी वजह से मास माइग्रेशन हुआ. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, माइग्रेशन होता है. एंड मास मीन्स बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को माइग्रेट होना पड़ा था. क्यों? क्योंकि अब पार्टीशन हो गया हमारी कंट्री का, तो जो इंडियंस थे उन्हें इंडिया जाना था और जो मुस्लिम्स थे उन्हें पाकिस्तान जाना था. ठीक है, सो मुस्लिम्स माइग्रेटेड इन टू पाकिस्तान. मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाना था. एंड हिंदू, सिख्स और जो अदर जो रिलीजन के लोग थे उन्हें कहाँ जाना था? इंडिया. और ये लार्जेस्ट माइग्रेशन था इन हिस्ट्री ऑफ. इतने मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना बड़ा माइग्रेशन बहुत बड़ी बात थी. नेक्स्ट पॉइंट इज आर मीन्स ऑफ माइग्रेशन, कि लोग जब इधर से उधर जा रहे थे तो कैसे जा रहे थे, है ना. तो फर्स्ट इज ट्रेन. वो ट्रेन की सहारा ले रहे थे, ट्रेन के थ्रू इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे जिन्हें जहाँ भी जाना है. सेकंड इज मिलिट्री व्हीकल्स. जो मिलिट्री की व्हीकल्स थी उसमें जा रहे थे. एंड लास्ट, अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो लोग ग्रुप से, अपने ग्रुप बनाकर पैदल ही इधर उधर जा रहे थे जहाँ भी उन्हें जाना था. क्यों इन्हें इतनी जल्दी से जाने की, है ना. सो कम्युनल वायलेंस, वहाँ पर रिलीजन के, धर्म के बेसिस पे वायलेंस हो रहा था, है ना. एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को. तो लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़कर बस जाना था. ठीक है, सो ईयर्स ऑफ को एग्जिस्टेंस टर्न्ड इनटू कम्युनल हेटर्ड. इतने साल साथ रहने के बाद, जबकि वो ब्रिटिशर्स से साथ में लड़े, लेकिन क्या हुआ? लास्ट में उन सबको कम्युनिटी ने डिवाइड कर दिया. इसकी वजह से इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, इतना वायलेंस हुआ. आर्सन, आर्सन मीन्स आग लगाना प्रॉपर्टी पे, लोगों पे, ऐसा सब चल रहा था. एंड लास्ट, रेप वाइड स्प्रेड, रेप हो रहे थे. तो मतलब कंट्री का जो के हालात थे वो बहुत बुरे थे. इस वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा था. तो दिस इज द टॉपिक, पार्टीशन ऑफ कंट्री. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अब देखो, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे तो ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े स्टेट्स थे हमारी कंट्री में. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया को ना छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट, मतलब शहर मान लो, गांव, इसमें डिवाइड किया हुआ था. तो जब ब्रिटिशर्स चले गए तो ये प्रिंसली स्टेट क्या हो गए? मतलब आज़ाद हो गए, है ना. तो फर्स्ट पॉइंट इज एंड ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी. अब ब्रिटिशर्स चले गए तो उनकी अथॉरिटी यहाँ पर क्या हो गई? खत्म हो गई. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंडेड कंट्रोल ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट. जो हमारे इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से उनका कंट्रोल हो गया खत्म. अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ये चॉइस दी गई कि या तो वो इंडिया में आ जाए आफ्टर पार्टीशन, या वो पाकिस्तान में चले जाएं, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. तो बहुत सारे इनको चॉइसेस दिए गए थे.
सेकेंड पॉइंट इज रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। इन्होंने बहुत मतलब की रोल प्ले किया था ये प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाने के लिए। मतलब इन्होंने सबको जाकर मतलब अपील की होगी या समझाया होगा कि वाई दे शुड कम इन देयर पार्टी, है ना। तो ये सब उन्होंने समझाया और बहुत सारे लोगों को वो कन्विंस कर चुके थे कि वो अपनी इंडिया में आ जाएं, है ना, ज्वाइन करें इंडियन को। सो मोस्ट स्टेट्स ज्वाइन द इंडियन यूनियन ड्यू टू हिज एफर्ट्स। उनकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स ने, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो इंडिया में आ गए थे, ठीक है। अच्छा, तो चैलेंजेस कहाँ पर थे? थर्ड पॉइंट इज चैलेंजेस विद हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 स्टेट्स थे जिनमें चैलेंजेस थे, मतलब वो इजीली इंडिया के पास नहीं आ रहे थे। तो पढ़ते हैं इसे। हैदराबाद एंड जूनागढ़ वर इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ देयर पीपल। अब देखो, पहले चैलेंजेस थे हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ। क्या चैलेंजेस थे कि मतलब ये लोग आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनके जो राजा थे वो नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि वो मुस्लिम थे, ठीक है। बट ओपिनियन ऑफ द पीपल की वजह से ये इंडिया में आ गए। मतलब वहाँ के जो लोग थे वो तो इंडियंस थे और जो राजा थे वो मुस्लिम थे। तो जो मुस्लिम थे ऑब्वियसली वो कहाँ जाना चाहेंगे? पाकिस्तान जाना चाहेंगे, है ना। लेकिन जो वहाँ के लोग थे, जनता थी, वो इंडियन थी, तो जनता ज़्यादा थी ना, तो वो जो राजा थे वो चले गए पाकिस्तान और वो इंडिया के जो लोग थे वो यहीं रह गए। तो इसलिए हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी धीरे धीरे कर आ गए थे। एंड द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह वांटेड टू कीप द स्टेट इंडिपेंडेंट। अब जो लास्ट आपका बचा जम्मू कश्मीर, उसका जो राजा था महाराजा हरी सिंह, इंडियन थे, लेकिन ये क्या चाहते थे? अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट रखना। 3 चॉइसेस थी ना उनके पास, या तो वो इंडिया जा सकते हैं, या पाकिस्तान, या इंडिपेंडेंट। तो जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो क्या चाहते थे? कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ओके, सो अक्टूबर 22 1947 में पाकिस्तान आर्मी एंड ट्राइबल फोर्सेस अटैक जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या था, जम्मू कश्मीर इतना क्यों कर रहा था? बिकॉज जो उसकी स्टेट की बाउंड्री थी ना, वो इंडिया के साथ भी लगती है और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या रहता हूँ, इंडिपेंडेंट रहता हूँ ना, मैं इधर जाऊँगा ना उधर। लेकिन जो पाकिस्तान वाले थे, उनकी आर्मी ने अटैक किया जम्मू कश्मीर पर। अब क्या हुआ, वैसे तो ये इंडियन ही थे, है ना, महाराजा हरि सिंह। तो इन रिस्पॉन्स महाराजा साइन द इंस्ट्रूमेंट असेशन टू इंडिया। अब वो खुद को बचाने के लिए, कि इनके पास तो बहुत सारी पावर है, तो वो खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान से वो कहाँ आ गए? इंडिया वालों के पास आ गए और उनके साथ उन्होंने डील की। एंड इंडियन आर्मी रिपेल्ड द इन्वेडर्स लीडिंग टू अ सीज फायर। फिर इंडिया के लोगों को पता चला कि अभी हमारे साथ आ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया? इनकी हेल्प करी, ठीक है। किसकी हेल्प करी? जम्मू एंड कश्मीर वालों की। आफ्टर नेथ ऑफ सीज फायर, अब जब सीज फायर हो गए उसके बाद क्या होता है? 1/3 ऑफ कश्मीर रिमेन अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल, नाउ कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम पीओके की बात करते हैं ना, तो क्या हुआ था, जब तक वो पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर पे अटैक कर रहे थे तो वो 1/3 ऑफ कश्मीर तक तो वो पहुंच चुके थे। उसके बाद इंडिया वालों ने उनको बचाया था, है ना। तो 1/3 ऑफ जो कश्मीर था वो उनके पास है, जिसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बाकी का सभी अभी इंडिया के साथ ही है ना। तो आर्टिकल 370 अब क्या हुआ? टेम्परेली एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। अब हमारे इंडिया वालों ने क्या किया? आर्टिकल 370 मतलब 370 लगाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। किस लिए लगाया था? ताकि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए एक मतलब उन्होंने एक रूल्स बना दिए थे कि इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ पर कोई अपनी ज़मीन नहीं ले सकता, मतलब बाहर का, जम्मू कश्मीर के लोग ही वहाँ रह सकते हैं, है ना। तो उनके लिए एक सेफ्टी टाइप वहाँ पर बनाकर रखी थी। बट अभी ये अक्टूबर 31 2019 में हम सबको पता है ये अबॉलिश हो गई थी, आर्टिकल 370, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी पार्टीशन के बाद हुई थी। I hope it is clear to everyone. Okay, so the next topic is making of the constitution. अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है ना। उसके बाद लेकिन ये डिवीजन हुआ, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम ब्रिटिशर्स के साथ भी लड़े, साथ में अपने मुस्लिम एंड इंडियंस भी लड़ गए, है ना। अब टाइम आता है इन सब चीज़ों को हटाने के बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या? बुक ऑफ रूल्स, है ना। रूल्स की एक बुक बनानी है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, है ना। अब सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो सही नहीं रहेगा, है ना। कोई बोलेगा ये ठीक है, कोई बोलेगा वो ठीक है। इसके लिए हमने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सारे लोग, ईच एंड एवरी पर्सन इज सेम है, सबके रूल सेम है, सबके लिए पावर्स, रूल्स, है ना, सब कुछ सेम है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म टू क्रिएट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन विद 389 मेंबर्स। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक है, जिसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और उसके अंदर थे 389 मेंबर्स। ओके, फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन दिसंबर 9, 1946। 1946 में क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है। एंड कमिटीज़ में क्या था, 22 कमिटीज़ फॉर्म इंक्लूडिंग 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 कमिटीज़ बनी थी जिसके अंदर 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उसका एक पार्ट थे। हमें पता है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प किया। तो ये ऑन November 26, 1949, after 2 years, 11 months and 18 days, our constitution frame। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का स्टार्ट हो चुका था, मीटिंग हो गई थी दिसंबर 9, 1946 में। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, 2 years, 11 month, 18 days हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने लगे, और नवंबर 26, 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कब हुआ था, जनवरी 26, 1950, जिसे हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। क्यों हुआ था आप सबको पता है, जनवरी 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ, जबकि बन तो वो 26 नवंबर 1949 को गया था, जब हमारे इंडियंस ने सोचा था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए बहुत सालों पहले, है ना। तो उन्होंने क्या बोला था कि 26 जनवरी तक हमें अपने देश को, मतलब उन्होंने बोला था आज़ाद करना है, कुछ ईयर उन्होंने बताया था, बट वो 26 जनवरी को ऐसा नहीं कर पाए थे, है ना, वो नहीं जीत पाए थे। तो इसके लिए इस डेट को सब लोग याद करें। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन गया था, थोड़ा सा वेट किया और 26 जनवरी को 1950 को इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और जिसको हम आज रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, सो हम सबको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज होता है उसे बोलते हैं प्रियम्बल, है ना। तो प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इतने सारे जो वर्ड्स हैं, ये नेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में लिखे गए हैं। इन सब का मतलब होता है कि सारे लोग क्या होंगे, गवर्नमेंट या लॉ के आगे सेम रहेंगे, किसी भी धर्म, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, सबको सेम तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीज फर्स्ट इलेक्शन। हमारी कंट्री में फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, तो डेट हेल्ड इन 1951 से 52, 51 से लेकर 52 तक आपका इलेक्शन हुआ था। वोटर्स कितने थे, 17.3 करोड़ पीपल पार्टिसिपेटेड इसमें, ठीक है। सीट्स कितनी थी, 489 लोकसभा सीट्स थी, और पार्टीज़ कौन कौन सी थी, 14 नेशनल पार्टीज़ थी और 63 लोकल पार्टीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था हमारी कंट्री के फर्स्ट इलेक्शन में। इसका आउटकम क्या आया, मतलब इतना सब कुछ हुआ तो जीता कौन, कांग्रेस पार्टी जीती, लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ पर वोट आपके लिए होंगे सबसे ज़्यादा वोट, तो आउटकम निकला आपका फर्स्ट इलेक्शन का कि जवाहरलाल नेहरू आपकी कांग्रेस पार्टी से जीत गए थे, ओके। सो सेकेंड पॉइंट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, एक आदमी तो जीत गया, बट क्या पूरी कंट्री में वो काम कर सकता है, नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, स्टेट्स बनाए गए। अब स्टेट्स कैसे, मान लीजिए इतने एरिया में जिस लैंग्वेज के लोग रहते हैं या जिस रिलीजन के लोग रहते हैं उतना एरिया बनाया, ऐसे धीरे धीरे पूरे कंट्री में स्टेट्स को बनाया गया, ठीक है। क्यों बनाया गया, पहला इशू था कि ब्रिटिश डिवाइडेड इंडिया इनटू प्रिंसली स्टेट। हमने पढ़ा था ना कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को किस में, ये हमारे इंडिया को किस में डिवाइड कर दिया था, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में, है ना। तो उसको हटाने के लिए, मतलब 560 कुछ अराउंड स्टेट्स थे, उतने तो नहीं रख सकते ना, तो ये इशू था, इसको हटाने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से स्टेट्स बनाए गए। तो फर्स्ट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एक कमीशन बनाई गई। इसमें क्या था, अपॉइंटेड इन 1953 टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड जियोग्राफी। उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे और जहाँ वो रहते हैं उसके बेसिस पे दोबारा से स्टेट्स बनाने थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ आपका 1956 में, क्रिएटिंग 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज उस टाइम पर बनाई गई। जो कमीशन आपकी बनी थी वो 1953 में बनी थी, उसके बाद उन लोगों ने काम किया होगा और पूरा उन्होंने 1956 तक 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज लैंग्वेज और जियोग्राफी के बेसिस पर बना दी थी, ओके।
नेक्स्ट इज हिंदी डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश कॉन्टिन्यूड इन गवर्नमेंट यूज। हमारे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और इंग्लिश को गवर्नमेंट के पेपर्स जो ये वर्क होता है उसमें चलाया था, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ रीजन्स अंडर फ्रेंच एंड पोर्टुगीज। हमें लग रहा है कि ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो सब कुछ आज़ाद हो गया, बट ऐसा नहीं था। आप कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर फ्रेंच के लोग और पोर्टुगल के लोग थे, ठीक है, उनसे भी हमें फ्रीडम चाहिए थी। अभी सिर्फ ब्रिटिशर्स गए थे, बट कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर ये फ्रेंच और पोर्टुगल थे, ठीक है। तो कहाँ पर फ्रेंच टेरिटरी थी? पौंडीचेरी, माही, कैलीकट, चंद्रनगर, रिटर्न टू इंडिया इन 1954, ये सारी जगह पहले फ्रेंच वाले लोगों की थी, बट फिर 1954 में जाकर इंडिया वालों ने इन्हें उनसे वापस लिया। फ्रेंच वालों ने तो फिर भी इजीली दे दिया था। सेकंड थे आपके पोर्टुगीज टेरिटरी, जो पोर्टुगल वाले लोग थे उनके अंडर में क्या क्या था? गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब पोर्टुगल ने क्या किया हुआ था? ऑक्यूपाई किया गया था। और दे डिडंट वांट टू रिटर्न दीज एरियाज, वो वापस भी नहीं करना चाहते थे, बट इंडियन आर्मी एक्सपेल्ड द पोर्टुगीज फ्रॉम इंडिया इन 1961। इंडिया वालों ने इनको भगाया अपनी कंट्री से 1961 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आप अभी हमें इंडिपेंडेंस मिल गई सबसे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या होता है बेटा, कि पहले तो ये क्यों हुआ है ना मूवमेंट, कंटेक्स्ट क्या था इसका? तो जब आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तो आपके दो फैक्शंस में डिवाइड किए गए थे जो कंट्री थी। एक था वेस्टर्न ब्लॉक यूएस एंड एक था ईस्टर्न ब्लॉक सोवियत यूनियन, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वर्ल्ड को। तो इंडिया वालों की क्या पॉलिसी थी, मतलब ये था इंडिया वालों के पास ऑप्शन, या तो वो वेस्टर्न ब्लॉक वाले मतलब यूएस वालों के पास चले जाएं, या वो ईस्टर्न ब्लॉक सोवियत यूनियन के पास चले जाएं। तो इंडिया ने क्या सोचा कि हमें तो ट्रेड करना है ना, हमें ना तो इनसे प्रॉब्लम है ना इनसे प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के साथ ट्रेड करते हैं, तो दोनों के साथ ही रहते हैं, हम किसी से अलग नहीं होते। इसी को बोलते हैं नॉन अलाइन, मतलब किसी से अलग नहीं होना, साथ मिलकर ही काम करना। तो इंडिया की ये पॉलिसी रही कि अडॉप्टेड नॉन अलाइनमेंट टू मेंटेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट रखा कि ना हम इनके साथ रहेंगे ना हम इनके साथ, हम दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे जिसमें उनका ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, है ना। तो एम क्या था इस नॉन अलाइंड मूवमेंट का, कि प्रमोट पीस and the social, economic and political development of third world countries without joining an faction। इनका मतलब था कि हम शांति बनाए रखें, अपनी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट करें, क्योंकि इस टाइम इंडिया वैसे ही ब्रिटिशर्स के साथ से आया था, इंडिपेंडेंस मिली थी, तो वो वैसे ही बैकवर्ड चल रहा था, तो वो सब इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता था, वो सिर्फ अपना ट्रेड करना चाहता था, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली क्या करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर में अच्छी चीज़ें लेकर आना, है ना। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था। इसमें क्या था, विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड वॉज गिवन टू पाकिस्तान। मतलब क्यों किया गवर्नमेंट ने, इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन, तो जब पार्टीशन हुआ था कंट्री का तो बहुत सारी जो अच्छी लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी, उपजाऊ जो ज़मीन थी, वो सब पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। वो बांग्लादेश वाली साइड एक होती है ना, और एक वो पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल पढ़ा था हमने, उस साइड, और कुछ पाकिस्तान की साइड अच्छी लैंड चली गई। अब क्या हमारे इंडिया में इस चीज़ का नुकसान हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट को ग्रीन रेवोल्यूशन चलाना पड़ा। इन 1916 द इंडिया चाइना वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, इन सब वजह से पहले हमारी इकोनॉमी में सब कुछ खत्म हो गया होगा, और ड्रॉट, सूखा पड़ गया, और इस वजह से हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, वीक हो गई, कम पड़ गई, है ना। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ गए, पहले ही हमारे पास फर्टाइल लैंड नहीं था, तो इन सब चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, ख़राब हो गई थी। इट कॉजेज फूड क्राइसिस इन इंडिया। अब इसकी वजह से हमारे इंडिया में खाना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि एक तो फर्टाइल लैंड नहीं है हमारे पास, ऊपर से जब वॉर होती है तो सारा पैसा भी चला जाता है ना, तो अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस की, किसके लिए, फॉर द फार्मर्स, क्योंकि फूड क्राइसिस थे, फार्मर्स ही ग्रो करेंगे, तो उनके लिए एक न्यू पॉलिसी बनाई। और इस पॉलिसी के अंदर द यूज़ ऑफ चीप एंड एडवांस सीड्स, मतलब सस्ते और एडवांस अच्छे तरीके के सीड्स उनको प्रोवाइड करवाना, फर्टिलाइजर्स देना, टेक्नोलॉजी वॉज एनकरेज इन पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा, क्योंकि जो ज़्यादातर आपकी क्रॉप ग्रो होती हैं वो पंजाब हरियाणा में होती है ना, बहुत लार्ज स्केल पर। तो गवर्नमेंट को वहाँ पर क्या दिया गया कि आपको अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी दी जाएगी, सीड्स दी जाएंगी, है ना,
तो ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करें ताकि काम अच्छा हो। अंडर दिस एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या था, अरेंजमेंट्स वर मेड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। अब फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी देंगे हमारी गवर्नमेंट, इरिगेशन फैसिलिटी मतलब सिंचाई के लिए पानी है ना उनको चाहिए रहेगा, क्योंकि ड्रॉट हो चुका था, रेन हो नहीं रही थी, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ देंगे एंड चीप लोन्स टू द फार्मर्स, और फार्मर्स को लोन भी दिया जाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से ही तो हमारा एग्रीकल्चर क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो इसी को क्या बोला गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। एज अ रिजल्ट इन द बिगनिंग ऑफ द 1970s the cultivation of wheat, rice, maize in the country increased by 2.5 times। अब जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी, इस वजह से 1970 की स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ पर वीट, राइस, मेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। पहले से 2.5 टाइम्स वो इंक्रीज हो चुका था। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला ग्रीन रेवोल्यूशन का, द रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पूरे टाइम पीरियड में जब अच्छा सा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है, उसे हमने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, एक है ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद आपके 3 और रेवोल्यूशंस हैं जिनके बारे में हमारे को इसमें पढ़ना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, वो हमें पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। सेकंड इज़ योर येलो रेवोल्यूशन जो कि ऑयल सीड्स के लिए किया गया। ब्लू रेवोल्यूशन किया गया जो आपके फिशरीज थी, फिशेस थी, उनके लिए। एंड द लास्ट इज वाइट रेवोल्यूशन जो कि किससे रिलेटेड था, आपका मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियड ऑफ इमरजेंसी। अब क्या हुआ कि सब कुछ सही चल रहा था, ये सब चीज़ें हैं ना, लेकिन पीरियड ऑफ इमरजेंसी आया 1975 में। ये क्या था, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन 1971। इंदिरा गांधी की जी की क्या हुई, गवर्नमेंट आई 1971 में विद द स्लोगन, उनका स्लोगन था गरीबी हटाओ। इसका मतलब इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब जो लोग गरीब हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी स्कीम्स लाओ, उनको भी आगे बढ़ाओ, तो सबको आपको जो पुअर लोग हैं उनकी भी हेल्प करनी है, ये उनका एम था। ठीक है, बट क्या हुआ कि इंडो पाक वॉर हुई 1971 में, लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। आपको पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे पार्टीशन हो रहा था, तो हमें पता है कि कुछ पार्ट था जो नॉर्थ फ्रंटियर हमने पढ़ा था कि पंजाब था, बलूचिस्तान था, है ना, ये सब तो पाकिस्तान का पार्ट था। बट एक पार्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ईस्ट बंगाल, जो ईस्ट के साइड पे आपका बंगाल, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो भी पहले क्या था, पाकिस्तान था। बट उन्हें पता चला कि पाकिस्तान तो इतनी चीज़ें कर रहा है, इंडिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा, तो उनका नाम भी क्या था, पाकिस्तान था, है ना। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उनको भी पाकिस्तान बुलाया जाए, बिकॉज पाकिस्तान अच्छे काम नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना नाम पाकिस्तान से हटाकर बांग्लादेश कर दिया। ठीक है, बाद में इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी पॉपुलैरिटी। अब जब इंडो पाक वॉर चल रही थी, बांग्लादेश के जो लोग थे वो उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से हटाकर बांग्लादेश कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी के टाइम पे हो रही थी और वो अच्छे से इन सब चीज़ों को संभाल पा रही थी, तो उनकी पॉपुलैरिटी भी हो रही थी। बट उसके बाद क्या हुआ, वो सब तो सब सही चल रहा था, बट पब्लिक डिस्कंटेंट ड्यू टू इश्यूज लाइक, अब पब्लिक थोड़ा सा हट गई उनसे, मतलब उनका साथ नहीं दे रही थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर रिसेशन था। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी मतलब वहाँ पर पैसा नहीं था लोगों के पास, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीबी थी, फूड शॉर्टेज हो चुका था, बांग्लादेशीज रिफ्यूजेस जो आ रहे थे, जो पाकिस्तान का नाम चेंज करके बांग्लादेश वाले बन गए थे, वो कुछ लोग भी इंडिया में आ रहे थे, वहाँ पे सूखा पड़ गया था। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वैसे तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी थी कि ये इतनी सारी वॉर हो रही है, ये सब अच्छे से चला रही हैं, बट पब्लिक उनसे नाराज थी, बिकॉज ये जो चीज़ें हमारी कंट्री में नॉर्मल चीज़ें चाहिए वही हमें अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स मूवमेंट करने लग गए, आंदोलन करने लग गए, पूरे नेशन वाइड स्ट्राइक्स करने लग गए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर जो इनके थे गवर्नमेंट के, वो बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और ज़्यादातर ये चीज़ें कहाँ हो रही थी, आपकी गुजरात एंड बिहार में हो रही थी। ठीक है, अब इन सब चीज़ों की वजह से आए पॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब कि जो इलाहाबाद के जून 12 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इंदिरा गांधी ने जो भी चीज़ें ये वोटिंग उनको मिली है, ये सब उनको मिली है वॉयलेटिंग इलेक्शन कोड्स, मतलब कि इलेक्शन कोड्स के खिलाफ जाकर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से उन्हें वोटिंग मिली है। तो ये काम उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो सही से नहीं कर रही हैं। उनके अपोजिट में थे जयप्रकाश नारायण, जिनको बोला जाता है लोक नायक। वो इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ थे और वो नॉन वायलेंट मूवमेंट करना चाह रहे थे, जैसे सत्याग्रह, ये सब मूवमेंट वो कर रहे थे। क्या, किस लिए कर रहे थे, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में करप्शन था, इन्फ्लेशन था, पॉवर्टी थी, इन सब चीज़ों का वो नॉन वायलेंट तरीके से विरोध कर रहे थे। ठीक है,
और जो जयप्रकाश थे वो फेमस थे अपने स्लोगन के लिए। उनका स्लोगन था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जैसे इनका स्लोगन था इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ, इनका था कि सिंहासन खाली कर दो, आपसे कुछ नहीं हो रहा, जनता अब अपने आप ही देख लेगी कि क्या करना है, बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉल्यूशन तो इंदिरा गांधी के पास था ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब हमने टॉपिक ही यही पढ़ा ना, पीरियड ऑफ इमरजेंसी। तो 1975 में अब इंदिरा गांधी को लगा कि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। कब? ऑन जून 25, 1975 में, ताकि उनकी पावर उनके पास रहे। इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया एक इमरजेंसी, जिसमें क्या था कि अरेस्ट करो, प्रेस हमारी बातें नहीं लीक कर सकती है, और जो भी अपोजिशन की पार्टी के लीडर्स हैं उन सबको अरेस्ट करो, ये सब इमरजेंसी उन्होंने लगाई। और किस किस को अरेस्ट किया? जेपी, मोरारजी देसाई एंड अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब लीडर्स को उन्होंने अपोजिशन की पार्टी के सबको क्या किया? अरेस्ट करवाने की कोशिश करी। ये सब चीज़ें उन्होंने करी। लास्ट में एंड ऑफ इमरजेंसी, ये जो इमरजेंसी उन्होंने चलाई तो 2 साल के बाद 1975 में लगाई थी, 1977 तक ये उनको ख़त्म करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पब्लिक ओपोजिशन एंड अनरेस्ट लेड टू द इमरजेंस एंड ऑन मार्च 21। जो पब्लिक थी उन्होंने अपोजिशन किया, और बहुत टाइम तक अपोजिशन करने के बाद लास्ट में इन्हें 1977 में इस इमरजेंसी को ख़त्म करना पड़ा। और फिर से जनरल इलेक्शन हुए, और पहली बार, अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी बनी, जो कि एक अच्छा पार्ट था। ठीक है। सो पीरियड ऑफ इमरजेंसी में पूरे टॉपिक में ये था कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने अच्छा काम भी किया, बट ये सारी चीज़ें जो उनको अच्छे तरीके से करनी नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट चलानी नहीं आ रही थी, इस वजह से उनको हटना पड़ा। द नेक्स्ट टॉपिक इज शाह बानो केस। इसमें क्या हुआ था? शाह बानो इज़ अ मुस्लिम विमेन एंड शी इज़ 62 ईयर्स ओल्ड, ओके, एंड शी वॉज डाइवर्स्ड बाय हर हस्बैंड थ्रू ट्रिपल तलाक एंड डिनाइड मेंटेनेंस। ठीक है। क्या था कि एक 62 ईयर ओल्ड विमेन थी, मुस्लिम विमेन थी, और इनका डाइवोर्स हो गया था अपने हस्बैंड से 62 ईयर्स में ट्रिपल तलाक के थ्रू। और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने जो भी, अब 62 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, अपना खर्चा, अपने बच्चे कैसे चलाएंगी, तो उनको एलिमनी देने के लिए तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। शी वेंट टू कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड हर राइट टू मेंटेनेंस इन 1985। अब जब वो कोर्ट में गई तो कोर्ट ने उन्हीं के साइड फैसला लिया कि इनको मिलना चाहिए, है ना, राइट जो भी इनके हैं। But due to the pressure from orthodox Muslim leaders, the Rajiv Gandhi government reversed the decision by passing a law in 1986, which overruled the court's ruling. इसका मतलब क्या हुआ कि उनके हक में था ये फैसला, है ना, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी सोच वाले मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने बोला ऐसे किसी को हम एलिमनी नहीं देंगे, इनका जो केस है ये बिल्कुल गलत है, ये गलत चीज़ डिमांड कर रही हैं। अब ये प्रेशर में आने के बाद, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, प्रेशर में आने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला ही बदल लिया, जो कि अच्छी बात नहीं है, है ना। बट उसके बाद दिस डिसीजन वाज अपोज्ड बाय विमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब विमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने अपोज किया कि ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब चीज़ें गलत हैं, अगर किसी को अपने राइट चाहिए तो उनको मिलने चाहिए अपने अधिकार, है ना। लेकिन शाह बानो लॉस्ट द केस ड्यू टू द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब जब उन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लीडर्स ने क्या किया, प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर, तो कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया और शाह बानो अपना केस हार गई। ये एक छोटा सा केस था जो इनका था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। हमारी उस टाइम पे, अब ये जो इंडिपेंडेंस हो चुकी थी, उसके बाद कैसे हमने अपनी इकोनॉमी का प्लान किया, डेवलपमेंट किया, तो वो सारे प्रोसेसेस इसमें हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है इकोनॉमिक प्लानिंग कि व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस in which available resources are optimally utilized to accomplish the set objectives within a specific limit. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि आपके पास एक टाइम सेट है, आपके पास ऑब्जेक्टिव सेट्स हैं, और आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सब अवेलेबल रिसोर्सेज का आप अच्छे तरीके से यूज़ करें, ताकि उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइम में आप क्या कर सकें, फॉलो कर सकें। तो ये आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग थी। अब क्या हुआ कि एक बॉम्बे प्लान था 1944 में, जिसमें 8 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो लैंड रिफॉर्म्स, मतलब हमारे आसपास जो पार्ट है, हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सिस्टम चलाएंगे, 8 मिलकर प्लान करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे इंडिया के लिए अपने उस पार्ट में।
ठीक है। अब ये आइडिया आया, उसके बाद एक बनती है हमारी प्लानिंग कमीशन 1950 में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे आई थी। तो नेहरू सेटअप दिस बॉडी टू गाइड इंडियाज़ इकोनॉमी। इन्होंने ये प्लानिंग कमीशन बनाई। प्लानिंग कमीशन क्या मतलब कि कुछ प्लान करना, किस तरीके से आपको काम करना है ना। तो उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाई इंडियन इकोनॉमी के लिए और फोकस किया ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सोशलाइजेशन, सोशलिज्म। इन्होंने क्या बोला था कि वो 8 बिग इंडस्ट्रीज अपने लिए काम कर रहे हैं। तो बाद में ये प्लानिंग कमीशन आई कि हमें इंडिया के कंट्रोल के लिए, इंडिया के सोसाइटी के लिए काम करना है, तो गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने पास, है ना। तो ये प्लानिंग कमीशन चली थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आया कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में। इसमें क्या हुआ कि जो प्लानिंग कमीशन ने काम किया उसको अपडेट करना, उनके प्लान्स को रिवाइज करना, मतलब और अच्छे तरीके से करना, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था। प्लानिंग कमीशन ने जो भी काम किया उसको और अच्छे से अपडेट करके रिवाइज करके काम करना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था। उसके बाद आता है 5 ईयर प्लान्स। एक सोवियत जो यूनियन है उनके यहाँ पर 5 ईयर प्लान चलता था, तो इंडिया ने वहाँ से 5 ईयर प्लान फॉलो किया और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने का काम किया। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी और हमारी इकोनॉमी में आ गई क्राइसिस 1991 में। सो बाय द 1980s इंडिया इकोनॉमी वीकेंड, हमारी इंडिया की इकोनॉमी वीक हो गई एंड द कंट्री हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि इनकी इकोनॉमी हो गई थी कम, इनके पास पैसा नहीं था। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम बैंक से लोन लेते हैं, ऐसे ही हमारी कंट्री ने भी IMF से लोन लिया और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। और उनको लोन ऐसा नहीं लेना था कि थोड़ा बहुत लोन ले रहा था तो उनको मिल जाता। उन्हें क्या करना था, कभी पहले किसी से लिया होगा तो उनका लोन उनको रीपे करना है दूसरे से लेने के लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें लोन लेना पड़ा और इतना सारा उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। उन्हें 47 टन्स ऑफ गोल्ड एज सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना बैंक के पास कुछ भी। तो 47 टन ऑफ गोल्ड उन्हें रखना पड़ा, तब जाकर उन्हें उतना पैसा मिला जितना उन्हें अपनी ये क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए चाहिए था। ये सब होने के बाद लास्ट में इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस आए हमारी इकोनॉमी में 1991 में। इंडिया मेड बिग चेंजेस इन इट्स इकोनॉमी। अब पैसा उनके पास आ गया था IMF और वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। उनकी गाइडलाइंस को उन्होंने फॉलो किया। गाइडलाइंस मतलब ये नहीं कि अब IMF उन सब ने आपको पैसा दे दिया है तो अब आप क्या करेंगे, उनके पैसों से ही आप वर्ल्ड वॉर कर लेंगे या लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई कि आप ये पैसा ले रहे हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए ही ले रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कामों के लिए नहीं ले रहे हैं। तो ये सब गाइडलाइंस के थ्रू और उन्होंने मूव किया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। फिर ये चेंजेस हमारे इंडिया में आ गए थे इनके थ्रू, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज इंडिया साइंटिफिक अचीवमेंट। हमारे इंडिया में साइंटिफिक अचीवमेंट्स क्या क्या, एडवांसमेंट क्या क्या हुए थे, ठीक है। इंडिया सेटअप अ मिनिस्ट्री फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन 1951। 1951 में हमारे पास ये मिनिस्ट्री सेटअप हुई थी, ठीक है। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, इसरो आपने सुना होगा, बार्क एंड IITs हेल्प इंडियाज ग्रो साइंटिफिकली। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे इन्होंने इंडिया को साइंटिफिकली ग्रो करने में काम किया। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। ये सारे जो आपके साइंटिस्ट थे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने में। कौन कौन सी मिसाइल्स हमारे इंडिया ने बनाई, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, ये सारी मिसाइल्स हमारे इंडिया ने बनाई। एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द कंट्री बोला जाता था, ठीक है। और स्पेस की कौन कौन सी अचीवमेंट की, इंडिया लॉन्च सैटेलाइट्स लाइक आर्यभट्ट, रोहिणी, ये सब उन्होंने किया। तो ये इंडिया की साइंटिफिक एडवांसमेंट थी। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 ऑफ हिस्ट्री कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।